हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है हमारे पास इंडिमनिटी, गारंटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये तीनों हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इंडिमनिटी देखेंगे, सेकंड गारंटी और थर्ड हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें आपके पास जो है 1986 का है एंड जो अभी रिसेंटली आया था 2019 में अमेंडमेंट हुई है इस एक्ट में, वो भी हम पढ़ेंगे। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडिमनिटी या फिर गारंटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंडिमनिटी की देखते हैं। इंडिमनिटी का मीनिंग क्या होता है? इंडिमनिटी आपकी क्या होती है? क्षतिपूर्ति। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति। इट मीन्स ये क्या बताता है कि कोई भी अगर आपको मतलब किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके का अगर लॉस होता है या डैमेजेस होता है तो उसे कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव अनोदर पार्टी को फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया जिसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है कि अगर कोई उसे लॉस होगा, ठीक है, उसके किसी भी कारणवश अगर उसे लॉस होता है, ठीक है, प्रॉमिसर के कंडक्ट करने से, कोई भी उसके एक्शन लेने से अगर उसे लॉस होगा तो वो कौन बियर करेगा? वो वाली पार्टी बियर करेगी जिसने उसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी कहते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिमनिटी का एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटीजेंट का मतलब होता है एक सिचुएशनल बेसिस पे होता है कि सिचुएशन पे हम देखा जाएगा कि अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे लॉस हो रहा है तो वो कौन बियर करेगा? वो प्रॉमिसर बियर करेगा। ओके, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? एक तो इसमें होती है इंडिफायर और एक होती है इंडिफाइड। इंडिफायर कौन होता है? जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि सेव करेगा दूसरी पार्टी को अगर कोई भी लॉस हुआ है, अगर कोई भी उसे लॉस हुआ है उससे अगर सेव करेगा तो ये वाला जो पार्टनर कहलाएगा आपका इंडिफायर। ठीक है, अगर हम इंडिफाई की बात करें तो वो पर्सन जिसे प्रॉमिस किया गया है सेव करने का। इट मीन्स अगर मैं मान के चलूँ एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, अगर ए पर्सन ने बी पर्सन को प्रॉमिस करता है, एक पर्सन ने बी पर्सन को क्या किया? इसे प्रॉमिस किया है कि अगर इसको जो है कोई भी लॉस होता है, इन केस अगर इसको कोई भी लॉस होता है किसी भी सिचुएशन में, देन ये पार्टी जो है इसको क्या करेगी? सेव करेगी। ठीक है, इसने प्रॉमिस किया इससे, तो यहाँ पे ये वाली जो पार्टी है इसको हम नाम देंगे, ये क्या है हमारे पास? इंडिफायर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इंडिफायर है। ठीक है, अगर मैं बी पार्टी की बात करूं तो ये वाली मेरे पास पार्टी क्या कहलाएगी? इंडिफाइड। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास दो पार्टीज हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एडिशनल एलिमेंट्स आने चाहिए? पहली बात तो इसमें दो पार्टीज होना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो इंडिफायर होगी और एक क्या होगी? इंडिफाइड होगी। ठीक है, एक प्रॉमिस करेगा और दूसरा जो है उस प्रॉमिस को वैन करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यहाँ पे आपका कोई भी लॉस होगा तो आपका क्या किया जाता है? एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को क्या किया जाता है? सेव किया जाता है, तो आपको जो है लॉस से बचाया जाएगा। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी इंडिमनिटी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, या तो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर वो इम्प्लाइड हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बताया था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे कर सकते हैं? एक्सप्रेस हम वर्बली कर सकते हैं, हम रिटर्न में लिख के कर सकते हैं, स्पोकन कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं, वही बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एडिशनल फीचर्स कौन कौन से होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिफाइड मस्ट कंटेन्स ऑल एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाता है? जब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले भी करवाया है, इसमें क्या होगा? फ्री कंस्टेंट होता है। ठीक है, फ्रीली कंस्टेंट होगा, लॉफुल आपका पास कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी भी बात किसकी करता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मैराइन इंश्योरेंस का है, वो ऑलवेज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी का होता है, बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसने ये बात कही है कि अगर इसने ये कहा है, अगर आप मतलब कि यहाँ पे जो इम्यूनिटी का है, यहाँ पे बात आती है आपके पास इंश्योरेंस की, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे किस चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। अब अगर हमने कार का इंश्योरेंस करवाया है, कार के अगर कल को हमारे पास कार की टूट फूट हो जाती है, कुछ भी टूट फूट होती है कार की, तो इसका लॉस कौन, किसके द्वारा बियर किया जाएगा, इसका लॉस कौन बियर करेगा, कार का ओनर या फिर जहाँ पे इंश्योरेंस करवाए इंश्योरेंस कंपनी। ऑफकोर्स बात है, कार का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी ही कार का क्या करेगी, लॉस वहन करेगी, ठीक है। ओनर का इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपकी क्षतिपूर्ति है, वो कौन देगा, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वही देगी, ठीक है। यहाँ पे ये ओनर नहीं देगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई फायर इंश्योरेंस है, ठीक है, कोई मैराइन का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो ये फायर इंश्योरेंस, मराइन का इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये इम्यूनिटी में आ जाएंगे, ठीक है। ये इम्यूनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आपके फायर इंश्योरेंस, मैराइन का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, मतलब कि जो भी बाकी जो जितने इंश्योरेंस होते हैं वो सारे आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल इंश्योरेंस की, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि ये जनरल पार्ट की इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लाइफ की, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ, ये जो है लाइफ, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की, अगर हम बात करते हैं तो ये इंश्योरेंस जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, इम्यूनिटी के अंतर्गत जो है इसे नहीं लाया जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो ये इम्यूनिटी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि आपका जो है मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, जो भी जनरल वे में जो भी आपके इंश्योरेंस किए जाते हैं वो सारे के सारे आपकी इम्यूनिटी में आ जाते हैं। लेकिन आपका लाइफ का एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि इम्यूनिटी में कवर नहीं किया जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है इसका। अगर आगे हम बात करें गारंटी की, तो गारंटी का मीनिंग क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इसमें ये कहता है कि अगर एक बंदा है ए, एक बंदा है बी और एक बंदा आपके पास सी, ठीक है, ए ने बी को प्रॉमिस किया है, मतलब ए जो है बी से लोन लेता है, ठीक है, ए ने बी से लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, ठीक है। ए ने किससे लोन लिया है, बी से लोन लिया है, ठीक है, ठीक है, बी से किसने लोन लिया, ए ने लोन लिया। किसकी गारंटी पे लिया है, सी ने गारंटी दी है कि सी ने किसको गारंटी दी होगी, बी को गारंटी दी होगी कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाती है फ्यूचर में जाके कि ए आपका जो है 1,00,000 रुपये नहीं दे पाया, तो 1,00,000 रुपया कौन देगा, फिर मैं दूंगा। तो सी ने गारंटी ली है, किसकी ली है, ए की ली है। किसको दी है गारंटी, बी को दी है। और किसकी गारंटी ली है, ए की गारंटी ली है कि अगर फ्यूचर में ए जो है 1,00,000 रुपये अगर नहीं दे पाता है ए बी को, तो कौन देगा, सी पार्टी देगी, ठीक है। तो ये गारंटी किसकी है, सी की है, ओके, यही बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज होंगी, जैसे कि यहाँ पे ए, बी एंड सी, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पार्टीज थी, 3 पार्टीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टीज इंक्लूड होंगी। एक तो होगी श्योरिटी, श्योरिटी कौन होगी, जो गारंटी देता है, ठीक है, वो पर्सन जिसने गारंटी दी है, ठीक है, वो कौन होगा, श्योरिटी होगा। मतलब सी यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है। प्रिंसिपल लेटर की अगर हम बात करें, वो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो वो गारंटी उसने दी है, किसके रिस्पेक्ट ने दी है, सी ने किसके रिस्पेक्ट में दी है, ए के रिस्पेक्ट में दी है। तो ए क्या है यहाँ पे बन जाता है, प्रिंसिपल लेटर बन जाता है। अगर हम क्रेडिटर की बात करें, जिसके लिए गारंटी दी है, मतलब जिसको गारंटी दी है, मतलब क्रेडिटर कौन हो गया, यहाँ पे बी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर हो गया बी। तो अगर मैं एक सिंपल फिनोमिना बताऊं तो यहाँ पे ए है, बी है एंड सी है, ठीक है। सी हो गया हमारे पास क्या, इसने श्योरिटी दी है कि ये देगा ही देगा, श्योरिटी है। ये क्या है, बी क्या है हमारे पास, क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। और ए क्या हमारे पास, प्रिंसिपल लेटर है, ठीक है, इस पे रिस्पेक्ट में दी है, सी ने दी है, सी श्योरिटी, ए आपका प्रिंसिपल लेटर और बी क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। आई होप दैट क्लियर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, पहले ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, देन उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट की गई इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये बन गया आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर हम सिंपली इसके मीनिंग से देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसकी बात करता है कि प्रोटेक्ट करना हमें कंज्यूमर को, ठीक है, किससे, कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है, किसके ऊपर डिफॉल्ट होगा कि अगर आप मतलब कोई भी सामान परचेज करते हो और उसमें कोई भी आपके डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, आपकी कोई भी शिकायतें होंगी, ठीक है, तो वो आप किसके अंतर्गत दर्ज करवाओगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। किसके अगेंस्ट करवाओगे, सेलर के अगेंस्ट करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिक्स टू प्रोटेक्ट या फिर प्रमोट करता है किसको, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, ठीक है, थ्रू स्पीड एंड इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। इनके कोई भी शिकायतें होंगी, कंज्यूमर की कोई भी शिकायतें कहाँ दर्ज की जाएंगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, ठीक है। कंज्यूमर के कौन कौन से राइट होते हैं, अगर हम बात करें कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो पहला राइट होता है कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट है, ठीक है। कंज्यूमर को राइट है कि वो जो प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट एंड सर्विसेज जो भी हार्डिजियस लाइफ और हेल्थ। मतलब सेफ्टी का मतलब यहाँ पे ये बात की गई है, सेफ्टी मीन्स यहाँ पे बात की गई है कि आपको सेफ्टी का अधिकार है, कल को ऐसा ऐसा आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए जिससे आपकी लाइफ को खतरा हो, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल गया, जैसे कि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, सेलर ने आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट दे दिया है जिससे आपकी लाइफ को खतरा है, तो वो आपके पास राइट है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है, ठीक है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप कोई चीज़ खरीदोगे, ठीक है। कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट शामिल हैं, क्या उसका प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को चाहिए। राइट टू चूज़, कंज्यूमर को जो है राइट है चूज़ करने का, कि उसे ये नहीं है कि उसके पास मतलब आपने एक सामान दिखाया और आपने उसे फोर्सली किया कि तुम यही लो, नहीं। कंज्यूमर को राइट है कि वो चूज़ कर सकता है, फ्रीडम है उसे चूज़ करने की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, क्योंकि हमारे मार्केट में जो है कंपटीशन प्राइसेस है, ठीक है। कंपटीशन प्राइसेस पे उसे क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसे एक ही दुकान से सारे प्रोडक्ट खरीदने हैं, नहीं, अगर वो चाहे तो 2-3 दुकान कोई भी प्रेफर कर सकता है, मतलब उसमें फ्रीडम है उसके पास कि वो चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है राइट टू बी हियर्ड, ठीक है, उसे सुनने का अधिकार है। कंज्यूमर को राइट है कि वो कंप्लेन लिखा सकता है, हियर कर सकता है इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, यदि वो गुड और सर्विसेज से अगर वो डिससेटिस्फैक्शन है तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन लिखा सकता है। कहाँ पे लिखा सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये किसके लिए बनाया गया है, कंज्यूमर के लिए बनाया गया है, ताकि आप कहाँ जाओ कि यहाँ पे अपनी शिकायतें वगैरह दर्ज करा सकते हो। राइट टू सीक रिड्रेशन, कंज्यूमर को राइट है टू गेट रिलीफ इन केस उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में कोई भी शॉर्ट्स हो जाते हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस को भी शॉर्ट्स कर दिए जाते हैं, तो उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, उससे रिलीफ पा सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर को राइट है उसे एक्वायर करने का नॉलेज, ठीक है, ताकि वेल इन्फॉर्म उसे मतलब कि हर प्रकार की नॉलेज मिलनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, कहीं उसका जो है कब उसकी डेट हुई थी, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ था, कब उसका प्राइसेस क्या है, उसकी क्वांटिटी हमें कितनी मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे भली प्रकार मिलनी चाहिए, ठीक है। उसे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, ठीक है, ताकि अगर उसको कोई एलर्जी वगैरह है, ठीक है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को बाय ना करे, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ को जो है हार्म कर सकता है, ठीक है, लाइफ को हार्म कर सकता है। तो इसीलिए तो ये कंज्यूमर के हमारे पास जो है 6 राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो कंज्यूमर के हमारे पास 6 राइट है। कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट है, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको राइट है चूज करने का, ठीक है, उसको राइट है हियर्ड करने का, एंड उसको राइट है सिक रिड्रेसल करने का, अपनी शिकायतें दर्ज करवाने का, उसको राइट है कंज्यूमर एजुकेशन का भी उसको राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या क्या रिड्रेशल्स आ जाती है एजेंसीज में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ठीक है,
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको प्रोवाइड करता है 3 टायर एनफोर्समेंट। कौन कौन सी होंगी? एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल और एक होती है आपके पास नेशनल लेवल। अगर इसमें ये बात की जाती है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और एक स्टेट लेवल होती है, एक नेशनल लेवल होती है। अगर हम 2019 की बात करें, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये अलग अलग हैं आपके पास। अगर मैं 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करती हूँ और एक मैं 2019 के बाद की बात करती हूँ, ठीक है, जो कि अभी आया है। अगर मैं 2019 की बात करूँ और एक बात करती हूँ मैं 1986 की, तो 1986 में क्या कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में क्या बोला गया है? डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है कि अगर आपको जो है, यहाँ पे बात की गई है 100 लाख से, ठीक है, 100 लाख से आपकी स्टार्टिंग है। मतलब अगर आपके 100 लाख का कोई भी प्रोडक्ट आता है, मतलब जो आपके प्रोडक्ट जो है, अगर आपको कोई भी हार्म हुआ है, ठीक है, जो कि 100 लाख के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? ये 2019 में बात की गई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे। अगर हम 1986 की बात करें तो 1986 में इसकी कम वो दी गई है। कितनी दी गई है 1986 की? अगर हम बात करते हैं 1986 में आपकी केवल यहाँ पे 20 लाख रुपए की बात की गई है, ठीक है। और स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ की बात की गई है कि सिर्फ 1 करोड़ तक के मामले जो है वो स्टेट लेवल में दर्ज किए जाएंगे। अगर यहाँ पे 100 लाख की है 2019 में, यहाँ पे बात की गई 1 करोड़ से लेकर आपके जो 10 करोड़ के मामले हैं वो 2019 के हिसाब से हम स्टेट लेवल में दर्ज करा सकते हैं। नेशनल की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल में कहता है कि यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे कहता है 1986 और 2019, ठीक है। एक तो हमारा पहला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो था 1986, और अभी जो हमारे पास एक न्यू अमेंडमेंट आई है सामने, जिसमें 2019 की बात की गई है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल 3 लेवल पे आप अपने फॉर्म्स को जमा कर सकते हो, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको 20 लाख से, मतलब 20 लाख का अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, 20 लाख से या 20 लाख से कम का अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाओगे। ये 1986 आपकी बात करता है। अगर आपको 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम नुकसान हो रहा है तो आप स्टेट लेवल में जाओगे। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है तो आप नेशनल लेवल पे जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास 2019 में एक न्यू फोनोमिया है, जिसमें अगर हम देखें कि 100 लाख की बात की गई है, फर्स्टली कि आपके अगर 1 करोड़ 100 लाख में इट मीन्स 1 करोड़, 1 करोड़ की अगर बात करी जाती है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाओगे। 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से अगर आपकी कम की बात है तो आप स्टेट लेवल में जाओगे, और 10 करोड़ से अगर आपकी ज़्यादा की बात की गई है तो आप नेशनल लेवल में जाओगे। इसमें ये कहा गया। अगर हम इसके बारे में और देखें तो ये कहता है कि आपके जो 1986 और आपका जो है 2019 में पहले कोई भी ई कॉमर्स नहीं था, ठीक है, ई कॉमर्स जहाँ पे आप ऑनलाइन सामान मंगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी गई थी, ठीक है। 1986 में आपकी ऑनलाइन अगर आपको कोई सामान मंगा रहे हो और उसमें कोई भी डिफेक्ट निकल जाता है आपके गुड्स में, ठीक है, या फिर आप उसकी मतलब अनफेयर आपके पास ट्रेड प्रैक्टिस हो रखी है, या फिर आप उसकी सर्विस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मतलब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज की जो कोई बात नहीं की जाती थी 1986 में। लेकिन ये प्रोविज़न आपके पास 2019 में दिया गया कि अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी डिफेक्ट मिल रहा है गुड्स में, आपके अगर अनसेटिस्फैक्ट्री आपके कोई सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। लेकिन ये प्रोविज़न आपकी 1986 की बात नहीं करता था। 1986 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 2019 में ये आपका प्रोविज़न डाला गया है, ठीक है। और एक 2019 में एक और चीज़ की गई है, दैट इज़ वो क्या है, 2019 में आपकी बात की गई है कि यहाँ पे एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है।
प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है। ये अथॉरिटी बनाई गई है कि इस अथॉरिटी को इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी मामले आए, ठीक है, उनको कौन डील कर पाए, सेंट्रल, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो इन मामलों के बीच में जो है सुनवाई कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये था आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने गारंटी पढ़ा है, ठीक है, एंड इंडिमनिटी के बारे में पढ़ा है। सो आई होप दैट ये आपका क्लियर हुआ होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ठीक है, ये आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगली बार हम लेक्चर में करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, थैंक यू।